तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया दिन। आज अपना डे 7 है। डे 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज अपना डे 7 है, मतलब 7 अप्रैल है। हमने 40 दिन 40 मैराथन स्टार्ट किया था, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं 40 दिनों में। और इसकी अनाउंसमेंट वीडियो मैंने आपको बता दिया था। सारे चैप्टर, लगभग सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। और आज का ये जो नया चैप्टर आपको दिख ही गया होगा, ये अपना डाइस है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और ये 2 दिन का चैप्टर है। थोड़ा सा मैंने इस पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उठाए हैं, हालांकि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है अगर मैं कहूँ रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पर बस आपको एक बार कंसेप्ट पता चल गया ना, सवाल सारे आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं करवाऊंगा आपको इस तरीके से, पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपके सवाल एक ना, मतलब एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो भाई बेसिक मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक दूंगा, फिर उसके बाद सवाल करवाऊंगा। तो इसी सवाल के थ्रू मैं आपको वो बेसिक बता दूंगा। बस आप एक बार बेसिक जान गए ना इसका, कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं है, फिर तो आप क्वेश्चन बनाते रहो। देखो, अभी आप ये भूल जाओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आप ये भूल जाओ, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बाद में। अभी मान के चलते हमारे पास ये 2 डाइस है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में देगा। 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 10 देगा, 20 देगा, कैसे भी कर सकते हैं। वही ट्रिक अप्लाई होगी जो इन 2 डाइस पे अप्लाई होगी, ये फाइंड करने के लिए। अच्छा, सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी देख लो। सवाल इसी तरीके से पूछा जाएगा कि 2 डाइस का, 3 डाइस का, 4 डाइस का, जितने भी डाइस वो दिया रहेगा उसका एक तरीके से पोजीशन दिया रहेगा, और ये दोनों डाइस सेम है। बस उसको मैंने रोटेट करके, इधर उधर रोटेट करके बस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे पूछेगा इन दोनों नंबर से, ये दोनों डाइस में जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं ना, एक्चुअली में ये जो 3 फेस हैं, 3 फेस मुझे दिख रहे हैं और 3 फेस मुझे नहीं दिखते। और एक्चुअली में ये जो 4 है, 4 के जो पीछे वाला रहता है वो क्या होता है, इसका अपोजिट सरफेस होता है। और ऐसे ही जो 5 है, ये वाला इसका अपोजिट सरफेस हो जाएगा। जो टॉप पे 2 है वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने से पहले तो आप ये जान लो कि हमारे जो डाइस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पे उतना सवाल पूछा नहीं जाता, इसलिए आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा होता क्या है। फिर जो दूसरा होता है वो होता है अपना जनरल डाइस। देखो, जनरल डाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जो आजकल जो सारे सवाल बनते हैं वो इसी से बनते हैं। अब आप समझ लो आखिर ये स्टैंडर्ड डाइस क्या है। जो भी आप अपना वो जो लूडो खेलते हो ना, जो उसमें डाइस होता है, वो अपना स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसकी पहचान क्या होती है, इसके जो अपोजिट सर्फेसेस है ना, उनका सम हमेशा 7 के बराबर होगा। जैसे इसी डाइस में देखो, आप यहाँ पे तुरंत बता सकते हो ये डाइस अपना स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको मैं तो भूल जा रहा हूँ। क्यों भाई, अगर उसका अपोजिट सर्फेस जैसे 1 है, 1 का अपोजिट सर्फेस 6 होगा तभी तो दोनों का सम 7 होगा। 3 का अपोजिट सर्फेस 4 होगा तभी तो दोनों का सम 7 होगा। 5 का अपोजिट सर्फेस 2 होगा तभी तो दोनों का सम 7 होगा। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, उसमें कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं। और एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर 5 के अपोजिट 2 है ना, तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। यहाँ देखो 5 के साथ 2 दिख गया है। अगर 5 के साथ जो 5 का जो, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो 5 का अपोजिट सरफेस 2 होता, 2 कहीं यहाँ दिखता। अगर 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखता, और 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखता। तो यहाँ से आप अपनी नोट्स में लिख लेना, है ना, अपोजिट सर्फेसेस, बोथ द अपोजिट सर्फेसेस, बोथ द अपोजिट सर्फेसेस कैन नाइदर बी, कैन नाइदर कैन नाइदर बी कैन नाइदर बी सीन कैन नाइदर बी सीन नॉर बी हाइड टुगेदर। मतलब इसका मतलब क्या है, जो अपोजिट सरफेस होते हैं ना, उनमें से दोनों, जैसे यहाँ पे 5 और 2 है, अभी हम इस वाले डाइस को मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 और 2 है, तो इसमें से 5 और 2 में से कोई एक ही छुपेगा, कोई एक ही दिखेगा। दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, दोनों एक साथ दिख नहीं सकते। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ठीक है, अब आगे की बात बताता हूँ। अगर मैं मान के चलता हूँ ये जो अपना पहला वाला डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर मैं मान के हालांकि मान के क्या 5 और 2 एक साथ दिख गए, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। दूसरा पे मैं बताता हूँ, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो अगर यहाँ पे 5 है ना, तो इसका अपोजिट सरफेस 2 होगा, जो कि यहाँ छुपा होगा। ऐसी 1 है भाई, 1 का भी अपोजिट सरफेस 6 होगा स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन बस आप ये इतना समझो कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जो उसके अपोजिट सर्फेसेस होते हैं वो उनका सम 7 होता है। ठीक है, और अपोजिट सर्फेसेस एक साथ दिख नहीं सकते, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। भाई यहाँ पे देखो 5 और 2 स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से दोनों अपोजिट सर्फेस होने चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये अपना जनरल डाइस है। ऐसे ही देखो 6 और 1 दोनों अपोजिट सर्फेस होंगे स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, और फिर हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो उस पर बात चलते हैं। ठीक है, अब उस पर तो ये आपको समझ में आ गया, नोट्स में लिख लेना। ठीक है,
मैंने इसके लिए एक अलग स्लाइड लेना भूल गया था मैं। ठीक है, खैर इस पे मैंने आपको बता दिया, यही सारी इसमें बस जानना था डाइस से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से देगा, इस तरीके से आपके 2 डाइस दे देगा और पूछेगा कि 6 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अपोजिट का मतलब जो चीज़ अगर टॉप पे है तो उसकी जो बॉटम रहेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बॉटम वाला अब उसका अपोजिट हो जाएगा। जो चीज़ इधर की तरफ है इधर वाली चीज़ उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे अपोजिट सर्फेसेस होते हैं। अब ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें, देखो हम ना इसमें पकड़ेंगे कोई भी चीज़ कॉमन क्या है। देखो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है। इसी 5 को पकड़ लो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, दोनों में क्लॉकवाइज ही चलो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन फिर एंटी क्लॉक चलोगे तो दोनों में चलोगे, ऐसे क्लॉक चलोगे तो दोनों में क्लॉक चलोगे। तो मैं तो कहूँगा आप क्लॉक ही पकड़ लो, एक ही डायरेक्शन पकड़ लो और उसी में चलो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज चलूँ तो इस तरीके से कुछ होगा। तो 5 से जब मैंने 5 को पकड़ के चला 5, फिर मुझे मिला 2, फिर मुझे क्या मिला 4 मिला। फिर ऐसे ही मैं इस वाले 5 को भी, यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन था ना, तो मैं दोनों को 5 ही पकड़ूंगा। तो 5 से मैं अगर क्लॉकवाइज चलता हूँ तो कुछ इस तरीके से चलूंगा। तो फिर मुझे मिला 5, 5 के नीचे 5 लिख दूंगा, दूसरे पे मुझे मिला 1, 1 मैं 2 के नीचे लिख दूंगा और 4 के नीचे अपना 6 आ जाएगा। बस इतना ही था। और ये जितने भी अब सर्फेसेस आए हैं ना, ये सब आपस में अपोजिट है। देखो 4 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया और 5 के अपोजिट जो भी बचेगा अपना, जो कि बच कौन सा गया यहाँ पे नंबर 3 बच गया, तो 5 के अपोजिट अपना 3 नंबर हो जाएगा। सवाल में इसने पूछा था 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट अपना 4 आया है, 4 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सवाल था, इतना था इसमें कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है धीरे धीरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे इस सवाल में देखो 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं सेम डाइस के, हमें बताना है अगर 6 टॉप पर है, नहीं हमें टॉप पे बताना है, 6 अगर बॉटम पे है तो बॉटम टॉप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे अपोजिट बताना है 6 का कौन सा अपोजिट होगा। दोनों डाइस पे अगर मैं देख पा रहा हूँ 1 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, तो 1 को पकड़ के मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा। तो यहाँ पे 1, 5 और 6, और ऐसे में इसको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 5 के नीचे 3 आ जाएगा और 6 के नीचे 2 आ जाएगा। बस इतना ही करना था। अब देखो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, मुझे तो इसने 6 ही पूछा है, बस 2 लगा दूंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कुछ यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। अच्छा अगर मुझे 1 के अपोजिट यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो 1 के अपोजिट जो भी अपना नंबर बच गया ना 4, वो अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 1 के पूछता कि 1 के अपोजिट क्या है तो अपना 4 अगर दिया रहता तो 4 ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, लेकिन इसने 6 के अपोजिट पूछा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखा है सेम डाइस का, हमें बताना है अगर 4 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा। भाई देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मैं 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल लेता हूँ, क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से चलूंगा तो अपना 2 मिलेगा, फिर उसके बाद 6 मिलेगा, फिर उसके बाद 4 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, फिर मुझे 3 मिलेगा। तो 4 का अपोजिट सरफेस 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट सरफेस 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट सरफेस यहाँ पे 1 हो जाएगा। पूछा क्या था 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट अपना 3 हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो 3 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ से ना एक चीज़ आप यहाँ पे तुरंत देखो, अभी तक हमने 3 सवालों में किया, पूरा सॉल्व करके हमने किया। एक चीज़ थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लान पियो, थोड़ा सा हॉर्लिक्स पियो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो इसने 6 पूछा है, इसने 6 पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं अपने दोनों डाइस में देखूं ध्यान से, 6 तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, इसका मतलब जो सेम आएगा। अगर 1 1 आता अपोजिट में, जब मैं अगर देखो यहाँ पे जैसे 3 3 पकड़ रहा है, तो अगर मैं 3 3 को पकड़ रहा हूँ इसका मतलब 3 दोनों आपस में नीचे आएंगे और मुझे जो 3 का जो अपोजिट सरफेस होगा वो अपना 6 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में 6 है ही नहीं, इसका मतलब 6 मैंने गिना ही नहीं है, 6 बच जाएगा और 6 अपना 3 का अपोजिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो, आगे फिर से एक और सवाल मिलेगा उसमें ही समझाऊंगा। जैसे इसको अगर मैं वैसे करूँ बेसिक तरीके से क्या, वो भी अपने आप में एक शॉर्टकट तरीका है, तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। तो दोनों में हमें 3 कॉमन दिखा, तो 3 को पकड़ के मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा, तो 3 1 5, 3 1 और 5, यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा 3 4 2, यहाँ पे 3 4 2, देखो 5 के अपोजिट 2 आ गया, 1 के अपोजिट 4 आ गया, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। और सवाल में 6 दे रखा था और दोनों डाइस में 6 कहीं था ही नहीं, और मैंने जब देखा दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 के नीचे ही ये 6 आ जाएगा, मतलब 6 का अपोजिट सरफेस 3, 3 का अपोजिट सरफेस 6। तो यहाँ पे इसने 6 का पूछा था तो इसका अपोजिट सरफेस 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था मेरे भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे,
अगर दो रोटेटेड पोजीशन है सेम डाइस की, तो मुझे बताना है 3 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा। देखो मेरे दोनों डाइस में 3 है ही नहीं, और कॉमन क्या है 2 है, इसका मतलब 3 का अपोजिट सरफेस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट, बिना पेन उठाए सवाल हो गया, बताओ है। अगर मैं बेसिक से जाऊं या फिर उसी शॉर्टकट से जाऊं जो मैंने आपको पहले सवाल में सिखाया था, तो देखो 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं, फिर यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा, तो अगर मैं पहले से चलूंगा तो 2 1 4 मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। ऐसे में यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो 2 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और फिर मुझे यहाँ पे 6 मिलेगा। तो 4 के अपोजिट 6 हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया, और जो भी बचा वो 2 के अपोजिट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसने 3 का अपोजिट पूछा था, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। हमें कोशिश करनी है, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम फुल मार्क्स एकदम ईजिली तरीके से, फिर उसके बाद अपना मैथ्स आता है, फिर उसके बाद इंग्लिश आता है, फिर उसके बाद जीके जीएस आता है। तो ये एक ऑर्डर में लगा दिया कि आप किस में ईजिली 50 में से 50 या फिर 90 में, मतलब फुल में से फुल मार्क्स आप मेंस में भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, और इसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल जो जिसकी बुद्धि इतनी नहीं चलती वो भी इसमें स्कोर कर लेगा। क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट में हार्ड होते नहीं है मैथ्स की तरह। मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारे 25 के 25 सवाल सॉल्व हो पाते हैं। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है। अगर मैथ्स का आधा या फिर 30% भी अगर आप सिलेबस जितना मेहनत कर लो, तो आपकी रीजनिंग पूरी 50 में हो जाएगी, 50 में से 50 आ जाएंगे। ठीक है, बस ये होता है, थोड़ा सा ध्यान से करें हम। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। अगले सवाल देखो, यहाँ पे 2 रोटेटेड पोजीशन है। व्हाट विल बी एट द टॉप इफ द नंबर 4 इज एट द बॉटम। मुझे 4 के अपोजिट बताना है। देखो 4 तो है, इस बार मुझे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, और दोनों में कॉमन क्या है 3 3 कॉमन है, तो मैं 3 को पकड़ लूंगा। 3 4 1 3 4 1, और यहाँ पर भी अगर मैं 3 को पकड़ूँ तो 3 2 6, तो 3 2 6 मैं ज़्यादा समय लगाऊंगा ही नहीं कि 3 के अपोजिट यहाँ पे 5 आएगा, मैं देखना ही नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है 4 के अपोजिट क्या आएगा। 4 के अपोजिट है क्या 2, 2 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, देखो सिंबल्स भी दे दिया होता है कई बार। एग्जामिनर जब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहता है तो वो सिंबल्स दे देता है। जो बच्चा इसको पहले नहीं पढ़ा होगा देख के डर जाता है, क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी सी डरावनी होती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप एकदम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो। देखो यहाँ पे क्या बताना है मुझे, इस स्टार के, या फिर एस्टरिस्क बोलते हैं इसको मैथ्स के भाषा में, लेकिन आप स्टार समझो, इस स्टार के अपोजिट सरफेस मुझे बताना, फेस अपोजिट टू द स्टार। तो मैं देखूंगा, वही ट्रिक लगाऊंगा, वही अपना कंसेप्ट लगाऊंगा। किसी भी 2 डाइस को पकड़ लो जहाँ पे कॉमन मुझे मिले। देखो यहाँ पे हैश कॉमन है, तो मैं इसी हैश को पकड़ लूँगा और इसी को फिर अपना यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा। देखो आप ना चाहे पहले दूसरे से कर लो, चाहे इन दोनों से कर लो, चाहे इन दोनों से कर लो, मैं कोई सा भी मैं करूँगा आंसर सेम आएगा। देखो अगर मैं पहले दूसरे को पकड़ लूँ, पहले और दूसरे को पकड़ूँ तो क्या आएगा, दोनों में हैश कॉमन है, तो हैश से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो मुझे क्या मिलता है, हैश एम्परसेंड और यहाँ पे डॉलर, और फिर दूसरे में देखो तो हैश फिर अपना स्टार और फिर यहाँ पे प्लस। मुझे इसने पूछा था स्टार के अपोजिट क्या आएगा, स्टार के अपोजिट देखो एम्परसेंड आया, अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर वहीं यहाँ पे आप दूसरे और तीसरे से सॉल्व करते तो देखो दोनों में प्लस प्लस कॉमन है, दोनों में प्लस प्लस कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस पकड़ के मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो प्लस हैश और स्टार, प्लस हैश और स्टार, और अगर मैं यहाँ पे प्लस पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो प्लस परसेंटेज और एम्परसेंट, तो प्लस परसेंटेज और एम्परसेंट। देखो इसने क्या पूछा था, स्टार के अपोजिट, स्टार के अपोजिट देखो यहाँ पर भी एम्परसेंट आया है, यहाँ पर भी एम्परसेंट ही आया है। तो कैसे भी अब आप करना 1 और 3 को, 1 और 3 को तो करके मैंने बता दिया, 2 और 3, 2 और 3 को मैंने बताया, 1 और 3 को आप बताना। ठीक है, आप करके देखना, बताना क्या करके देखना, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, जब तक आपका ये डाइस सही दिया रहेगा पेपर में। अगर डाइस ही गलत दे रखा है, शकल अलग अलग दे रखी, अलग अलग डाइस दे रखा है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। आपका गलत नहीं होगा, फिर वो सवाल ही गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सेम डाइस के फिर ये तीनों चेहरे नहीं होंगे। लेकिन जब तक ये सेम डाइस रहेंगे आपका ये सवाल हमेशा सही रहेगा। खैर हमें तो यहाँ पे आंसर मिल गया, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने पूछा है कि 4th के अपोजिट क्या होगा। 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखी है, तो 4th के अपोजिट में किसी भी 2 सरफेस को पकड़ लूँ जहाँ पर मैं 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो मैं 6 को ही पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ, 6 3 1, तो 6 3 और 1। और अगर मैं इसको पकड़ के चलूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो 6 के नीचे 6 आ जाएगा, 3 के नीचे 5 आ जाएगा और 1 के नीचे 2 आ जाएगा। इसने पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। देखो 4 है ही नहीं मेरे यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे कहीं डाइस में यूज़ नहीं किया था इन दोनों में, तो 4 मेरा 6 के अपोजिट हो जाएगा, और 4 मेरा 6 के अपोजिट। इसने पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा, भाई 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, 4 डिफरेंट पोजीशन, यहाँ पे 4 डाइस दे रखे हैं और पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। किसी भी 2 सरफेस को पकड़ लो और 3 आपके मिल जाएगा। आप देखो
यहाँ पे आप ना 2 कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे अभी तक हमने जितने भी डाइस पढ़े, यहाँ पे अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया। जहाँ अभी तक हमने जितने भी डाइस पढ़े वहाँ पे एक्चुअली में हमें केवल एक ही नंबर कॉमन मिलता था, लेकिन इस वाले सवाल में आप देखोगे ना 2 नंबर कॉमन है। देखो 4 और 5, 4 और 5 2 नंबर कॉमन है ना। इन दोनों नंबर को छोड़ दो, इन दोनों नंबर को छोड़ दो उन दोनों डाइस में, और जो बाकी का जो नंबर बचा ना 3 और ये 2, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं, मतलब 3 का अपोजिट 2, और सवाल में यही पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 सेकेंड भी नहीं लगा सवाल के आंसर आने में, है ना। 0.100 मिली सेकेंड में हमने कर दिया सवाल को सॉल्व। ठीक है, सोचो कितना जल्दी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 से 2 सेकंड सवाल पढ़ने में लगेगा, पता करने में लगेगा, 3 मतलब 3 से 4 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगर मैं इन दोनों से ना करूं, अगर मैं किसी और से करूं, है किसी और का कोई एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों में 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है, इसका मतलब 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आया समझ में। अगर मैं और कोई सा एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं देखो अब यहाँ से तो मुझे पता चला कि 5 1 के अपोजिट है, और यहाँ से मुझे पता चला कि 3 2 के अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है अपना 4 6 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं किसी भी 1 कॉमन वाले को पकड़ूंगा और वहाँ से अपना आंसर आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। देखो अगर मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, यहाँ पे तो मैं 1 कॉमन ही ट्रिक लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो 5 2 और 4, और अगर मैं यहाँ पे 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो 5 3 और 6। देखो 5 के अपोजिट जो नंबर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे 1, वो हो जाएगा 5 के अपोजिट। देखो यहाँ पे 5 के अपोजिट 1 ही आया था। फिर 3 के अपोजिट 2, देखो यहाँ पे 3 के अपोजिट 2 आया। 4 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। लेकिन सवाल में मुझसे पूछा था 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 2, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे जो तरीके हैं, सारे मेथड है वो ही बता दिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ हमने बोला अधूरा अधूरा सा पढ़ा है। सारे सवाल आपके बन जाएँ ईजिली जब आप मॉक लगाओ, जब आप एग्जाम देने जाओ। तो ये 40 दिन 40 मैराथन एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कंसेप्ट के साथ तो कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर भी हम अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में 5 मॉक टेस्ट भी लगाएंगे साथ में। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी बना लो, केवल इन 40 दिन में आपकी पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। कोई आपको फिर पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा कंसेप्ट मैं इसमें कवर कर दूंगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं सेम डाइस के, और मुझे बताना है एम्परसेंड के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को ही पकड़ के चलूँ तो देखो दोनों में हैश कॉमन है, यहाँ पर भी अपना हैश कॉमन है, यहाँ पर भी हैश कॉमन है, तो मैं हैश को पकड़ लूंगा और हैश से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हैश डॉलर और प्लस। और अगर मैं यहाँ पे हैश को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ तो यहाँ पे हैश के नीचे हैश आ जाएगा, डॉलर के नीचे परसेंटेज आ जाएगा, प्लस के नीचे अपना ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे हैश के एम्परसेंड के अपोजिट बताना था। एम्परसेंड मेरे इन दोनों में दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब हैश के अपोजिट मेरा एम्परसेंड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कौन सा करेक्ट हो गया, एम्परसेंड। ठीक है, इस तरीके से ये वाला गलत बन रहा है। ठीक है, और ये वाला ठीक है, तो हैश के अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, एम्परसेंड, और एम्परसेंड के अपोजिट हैश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई सवाल में बोलिया ना, एम्परसेंड के अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पे बच गया वही उसका अपोजिट हो जाएगा, हैश इसका अपोजिट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने परसेंट के अपोजिट पूछा है कि परसेंट के बताओ अपोजिट कौन सा होगा। मैं किसी भी 2 डाइस को पकड़ूं जहाँ पर मैं ट्रिक लगा सकता हूँ अपनी 1 कॉमन। देखो इन दोनों डाइस को अगर मैं पकड़ूं तो देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर इक्वल भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पर पे तो मैं नहीं बता सकता कि परसेंट के अपोजिट क्या है, क्योंकि जो बाकी के नंबर बच गए ना एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट अपना हैश हो जाएगा। तो यहाँ से तो मैं नहीं पता लगा पाया कि परसेंट के अपोजिट क्या होगा। फिर मैं दूसरा, पहला और दूसरा में देखूंगा, या फिर पहले तीसरे में देखूंगा। तो आप यहाँ पे देखो पहले और तीसरे में देखो ये हैश यहाँ पर भी है और हैश यहाँ पर भी है, तो मैं हैश को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो यहाँ पे हैश आ गया, फिर अपना एस्टरिस्क या फिर स्टार आ गया, फिर अपना परसेंटेज आ गया। अब मैं इसको पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो यहाँ पे हैश के नीचे हैश आ जाएगा, स्टार के नीचे इक्वल आ जाएगा, और परसेंटेज के नीचे अपना प्लस आ जाएगा। सवाल में पूछा था परसेंट के अपोजिट क्या होगा, परसेंट के अपोजिट यहाँ पे प्लस आया, प्लस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे कहीं भी एट द रेट नहीं है, इसका मतलब एट द रेट इसके अपोजिट हो जाएगा। और जो हमने 2 डाइस से इन दोनों दूसरे तीसरे से फाइंड किया था कि एट द रेट के अपोजिट हैश है, देखो यहाँ पर भी एट द रेट के अपोजिट हैश ही आया, लेकिन इसने तो परसेंट के अपोजिट पूछा है, तो अपना प्लस वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने पूछा है कि इक्वल के अपोजिट क्या होगा। मैं किसी भी 2 डाइस को पकड़ लेता हूँ जहाँ पर मैं 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। अगर मैं इसी को पकड़ लूँ पहले दूसरे में, देखो स्टार कॉमन है दोनों में, तो मैं स्टार को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ, स्टार डॉलर और हैश। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं स्टार को पकड़ के चलूँ, स्टार परसेंटेज और डॉलर, तो स्टार परसेंटेज और यहाँ पे डॉलर। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर तो मैं डबल वाली ट्रिक लगेगी। देखो 2 चीज़ कॉमन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टार भी कॉमन है और यहाँ पे डॉलर भी कॉमन है, तो जो बाकी का बच गया ना हैश और ये
हैश और ये परसेंटेज ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं नहीं लगा सकता पता कि इक्वल के अपोजिट क्या होगा। यहाँ से केवल मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि हैश के अपोजिट परसेंट हो जाएगा, फिर मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। और अगर मैं देखूँ इन दोनों में मैं लगा सकता हूँ वन कॉमन ट्रिक। देखो परसेंट कॉमन है, यहाँ पर भी परसेंट कॉमन है, तो परसेंट के पकड़ के मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँगा, तो परसेंट डॉलर और स्टार्ट, परसेंट डॉलर और यहाँ पे स्टार। और अगर मैं यहाँ पकड़ के चलूँ तो परसेंट इक्वल और प्लस, तो परसेंट के नीचे परसेंट आ जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो इक्वल के अपोजिट कौन सा सरफेस आया अपना, डॉलर। डॉलर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं, द फिक्स विच अपोजिट नंबर 1 to 6 और फेस अपोजिट टू 6। मुझे 6 के अपोजिट बताना है। देखो अगर मैं इन दोनों डाइस को पकड़ूं, वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर 1 कॉमन है, केवल 1 ही कॉमन है, तो इन दोनों को 1 पकड़ सकता हूँ। लेकिन एक बात और, आप इसको ना और भी शॉर्टकट मेथड से बना सकते हो। देखो अगर मैंने यहाँ पे देखा ध्यान से, इसने 6 के अपोजिट पूछा है, और जब मैंने दूसरे और तीसरे डाइस को देखा, देखो 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई मेरे को 6 का अपोजिट बताना है, 6 का अपोजिट यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मिल गया, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, कम से कम समय में फुल एक्यूरेसी के साथ कोशिश करनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ से अब हमारा थर्ड टाइप स्टार्ट हो गया। अभी तक हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास 2 डाइस दिया रहता था। ठीक है, 2 इस तरीके से हमें डाइस देगा और पूछ लेगा। फिर हमें दूसरा जो टाइप दिया था, जहाँ पे हमने 3 डाइस देखा, हमें 3 डाइस दे देगा और उसमें पूछ लेगा। फिर हमने तीसरा टाइप देखा था जिसमें हमें 4 डाइस देगा और वो 5 भी दे दे, 6 भी दे दे, जितनी उसकी हिम्मत है उतनी दे दे, हम कर लेंगे सॉल्व। अब जो अपना चौथा टाइप है ना, उसमें वो ओपन डाइस देगा, इस तरीके से ओपन करके देखेगा। जब आप इस पेपर को फोल्ड करोगे ना, तो आपका इस तरीके से डाइस बन जाएगा। लेकिन इस सवाल में पूछा है, जब मैं इस डाइस को, ये जो पेपर में है ओपन डाइस बोलते हैं इसको, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा ना, तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा डाइस है जो बनेगा। अब यहाँ पे देखने के लिए ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं देखूंगा और मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये वाले डाइस बनेंगे। और यहाँ पर भी हम एक्चुअली में अपोजिट सर्फेसेस देखते हैं। जो मैंने चीज़ आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2 सरफेस कैन नाइदर बी सीन टुगेदर और 2 सरफेस कैन नाइदर बी हिडन टुगेदर, मतलब 2 सरफेस आपस में मतलब साथ में छिप नहीं सकते और ना ही साथ में दिख सकते हैं। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। और यहाँ पे अपोजिट सरफेस कैसे पहचाने, भाई ये तो ओपन डाइस है। यहाँ पे तो मैं चलो 2 डाइस से कंपेयर करके पता कर लेता था कि अपोजिट कौन सा किसके है। इस ओपन डाइस में कैसे पहचाने, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक आता है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड ट्रिक आता है काम। जैसे यहाँ पे अल्टरनेट मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का अब एक छोड़ के एक अल्टरनेट वाला, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस इतना ही करना था। 6 है, 6 एक छोड़ के दूसरा, तो 6 के अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो बाकी का बच्चा 5 और 3 ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, 5 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। बस इतना ही था, चुटकियों में हो गया ये सवाल। अब आपको बस देखना है कि 4 1 6 2 और 5 3 कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहे या फिर एक साथ छिप तो नहीं रहे, बस आपको ये देखना है। देखो 4 1 एक साथ दिख गए इस डाइस में, इसका मतलब ये वाला डाइस मेरा गलत हो जाएगा। भाई 4 के अपोजिट है 1, तो दोनों एक साथ दिख कैसे सकते हैं, और ना ही दोनों एक साथ छिप सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो देखो 6 और 2, देखो इस वाले डाइस में देखो 6 और 2 एक साथ दिख गए, तो ये भी अपना डाइस नहीं बनेगा, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते। 5 और 3, देखो 5 और 3 इसमें भी नहीं है, ठीक है, और ना ही 6 2 है और ना ही 4 1 है। इसमें अगर मैं देखूँ ना ही 6 2 से साथ में दिख रहे हैं, ना ही 4 1 साथ में दिख रहे हैं, ना ही 5 3, तो ये दोनों डाइस मेरे बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी मेरा, ऑप्शन नंबर बी ओनली बी एंड सी मेरा बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाओ। यहाँ पर भी मुझे यही बताना है, एक अपने पास ओपन डाइस है और इसको पता करना है इसमें से कौन सा किसके अपोजिट होगा, वहाँ से हमें पता करना है कौन सा इसमें से डाइस बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, अल्टरनेट मेथड लगाऊंगा। 3 के अपोजिट 5 या फिर 5 के अपोजिट 3, और 2 के अपोजिट 6 या फिर 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा। और जो बाकी का बच्चा 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो अब मेरा मतलब नोट क्या कहता था कि 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता कभी भी, तो देखो किसी में भी 5 के साथ 3 नहीं दे रखा, 6 के साथ 2 भी नहीं हो सकता, 6 के साथ 2 दे रखा है, तो ये वाला मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला डाइस मेरा फॉर्म नहीं होगा। 1 के साथ 4 भी नहीं दिखना चाहिए, 1 के साथ 4 दिखा है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 के साथ 3 नहीं दिख रहा, 2 के साथ 6 नहीं दिख रहा, 1 के साथ 4 नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी वही है, 5 के साथ 3 नहीं, 2 के साथ 6 नहीं, 1 के साथ 4 नहीं, तो ये वाले जो दोनों डाइस होंगे मेरे बन सकते हैं इस ओपन डाइस को जब मैं फोल्ड करूंगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ओनली ए एंड बी मेरा सवाल का सही आंसर है। मतलब इस डाइस को जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये वाले दोनों मेरे बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 डाइस है, ये 2 डाइस नहीं है, ये है एक ही डाइस, इसको ही बस फोल्ड किया गया है, लेकिन उसको रोटेट करके इस तरीके से आपको दिखाया कि दोनों बार आपको अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, सेम डाइस ही है बस वो।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की वीडियो में अभी तो इसमें और भी कंसेप्ट हैं, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे, और इस 40 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता दूंगा अपने इस डाइस चैप्टर का। ठीक है, तो आज तो अपना ये क्लास 1 था, और आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा डाइस चैप्टर जो भी आज मैंने पढ़ाया था। कल की क्लास में हम इसके आगे का कंसेप्ट, आगे का PYQs करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस क्लास की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं है। केवल फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर आप देखोगे कई सारे ऐसे जो मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे चैप्टर वाइज भी PYQs होते हैं, उनको लगा के देख लो। वहाँ से आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी PDF डाउनलोड करके एक बार इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।